9 अक्टूबर 2012 की सुबह 7:30 17 वर्षीय सौजन्या रोज की तरह श्री धर्मस्थला में स्थित मजनाथेश्वर कॉलेज उजिरे पढ़ाई के लिए गई थी। कॉलेज खत्म करके करीब 3:45 सौजन्या अपनी रोज की आदत के अनुसार कर्नाटक रोडवेज की बस पकड़ती है ताकि घर लौट सके। लगभग 4 बजे वह अपने घर से केवल 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित नेत्रावड़ी बस स्टैंड पर उतर जाती है और घर की ओर चल पड़ती है। लेकिन शाम के 6 बज चुके थे। सौजन्या अभी तक घर नहीं लौट पाई थी। उसकी मां चिंतित हो गई क्योंकि सौजन्या सामान्यतया शाम 4:30 बजे तक घर आ जाती थी और कभी भी 5 बजे से ज्यादा देर तक नहीं रहती थी। लेकिन आज 6 बज गए थे और सौजन्या का कोई पता नहीं था। डर और चिंता में डूबी उसकी मां ने तुरंत अपने पति को फोन किया और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, तुम जल्दी आओ, हमें सौजन्या को ढूंढना होगा। फिर पिता घर आए और उन्होंने सौजन्या की सहेली जानवी, जो उसी बस में आती जाती थी, से पूछा, बेटा क्या सौजन्या तुम्हारे साथ है? उसने कहा, अंकल सौजन्या तो लगभग 4 बजे नेत्रावड़ी बस स्टैंड पर उतर चुकी थी और वह घर के लिए निकल गई थी। सौजन्या की दोस्त की यह बात सुनकर उसके माता पिता को लगा कि जब सौजन्या बस स्टॉप पर उतर गई और घर के लिए रवाना हुई तो आखिर रास्ते में क्या हुआ। इसके बाद सौजन्या के पिता अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाते हैं और आसपास के लोग भी आ जाते हैं। वे सब मिलकर उस बस स्टैंड से तलाश करना शुरू करते हैं। उसी रास्ते में एक प्रकृति अस्पताल था। उसके गार्ड ने भी पुष्टि की कि उसने सौजन्या को घर जाते हुए देखा था। फिर सौजन्या के अंकल विट्ठल गौड़े ने कहा कि सौजन्या लगभग 4:15 पर सन्ना घाट की गली से गुजरी थी जब वे शहर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने उससे कहा था, हल्की हल्की बारिश का मौसम है, तुम जल्दी से घर चली जाओ वरना भीग जाओगी। सौजन्या ने उनकी बात मानकर घर की तरफ चल दी थी। अब सौजन्या की दोस्त, अस्पताल के गार्ड और उसके अंकल की बात सुनकर उसके माता पिता घबरा गए और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। इस पर करीब 300 लोग एकत्रित हो गए और गांव के हर कोने में जाकर सौजन्या की खोज करने लगे। लगभग 300 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब मिलकर चप्पा चप्पा तलाश शुरू करते हैं। जंगल, खेत, सड़कें, घर, यहां तक कि हर कोने में पूछताछ की जाती है। हर रास्ता खंगाला जाता है और हर दरवाजा खटखटाया जाता है कि कहीं सौजन्या किसी के घर तो नहीं आई। किसी भी गली को छोड़ा नहीं जाता। हर जगह खोज की जाती है, लेकिन घंटों की तलाश के बाद भी सौजन्या का कोई सुराग नहीं मिलता। हर गली, हर मोहल्ला, हर खेत, हर घर में पूछताछ की गई। हर रास्ते को खंगाला गया और सौजन्या को ढूंढने की कोशिश की गई कि आखिर वह गई कहां। कोई भी घर ऐसा नहीं छोड़ा गया जहां पूछताछ न की गई हो। उसके सारे दोस्त और रिश्तेदारों से पूछा गया, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, हमें कुछ पता नहीं। 300 लोग ढूंढते रहे, लेकिन सौजन्या का कोई अता पता नहीं चला। अब ढूंढते ढूंढते 5 घंटे बीत चुके थे। इसके बाद सौजन्या की चिंता में उसकी मां रो रो कर बुरा हाल हो जाती है। ढूंढते ढूंढते रात के 11 बजे जाता है। पूरे गांव की जितनी भी भीड़ थी वह सभी बेलथाघड़ी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां कोहराम मच जाता है, लोग चिल्लाने लगते हैं और बताया जाता है कि एक 17 साल की लड़की सौजन्या गायब हो गई है। पुलिस को सारी बातें बताई जाती हैं कि हमने हर जगह तलाश कर ली है, उसके सभी दोस्तों से पूछताछ की है और पूरे गांव में खोज की है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। पुलिस ने पहले कंप्लेंट लिखने में तो आनाकानी करी, लेकिन भीड़ के दबाव में उन्हें कंप्लेंट यानी FIR रजिस्टर कर ली। लेकिन साथ में यह भी कहा कि अगर उनकी बेटी अगले दिन तक घर नहीं लौटी तभी वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। आधी रात हो चुकी थी और सौजन्या की रिपोर्ट लिखाने के बाद गांव वालों ने मजबूरन फैसला लिया कि सुबह होते ही फिर से खोज शुरू करेंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगली सुबह इस रात से भी ज्यादा काली होगी। 10 अक्टूबर 2012 की सुबह सौजन्या के माता पिता और गांव के लोग फिर से उसकी तलाश में जुट गए। लगभग 2 घंटे बाद सुबह 8 बजे कुछ ग्रामीण केओ झाड़ियों के पास एक पेड़ के नीचे एक लड़की की लाश मिली। उसके हाथ नीले शॉल से पेड़ से कसकर बंधे थे। शरीर के आधे कपड़े फटे हुए थे और हर जगह गहरे जख्म और चोट के निशान थे। सबसे खौफनाक मंजर था कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को मिट्टी की मोटी परत से ढका गया था। यह बेरहमी से की गई दरिंदगी और हत्या की कहानी बयान करता था कि यह लाश सौजन्या की ही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बारिश होने के बावजूद सौजन्या की लाश, कपड़े और बाल बिल्कुल गीले नहीं थे, जबकि बारिश में बाल तो सबसे पहले गीले हो जाते हैं, पर सौजन्या के बाल भी सूखे थे।
साथ ही जहां लाश मिली थी वहां उसका बैग पड़ा था जिसमें किताबें भी थीं, लेकिन वे भीगी नहीं थीं। जबकि बारिश के बाद ये सब गीले होना आम बात थी। इसके अलावा सौजन्या का एक जूता और छाता भी गायब थे, जो उस मौसम में उसके साथ होना जरूरी थे। जब गांव वाले उस जगह इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि वे पूरी रात उस इलाके को खंगाल चुके थे, लेकिन तब वहां कोई लाश नहीं मिली थी। इस पर पुलिस पर दबाव बढ़ा, लेकिन वे लगातार लापरवाही करते रहे। किसी को इस बात पर शक हुआ कि सौजन्या की हत्या कहीं और हुई होगी और उसकी लाश को घर से महज 200 मीटर दूर उसी जगह पेड़ से बांधकर लाया गया होगा। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए कि सच क्या है और पुलिस की भूमिका क्या थी। 10 अक्टूबर को सौजन्या की लाश मिलने के ठीक अगले दिन यानी 11 अक्टूबर 2012 की शाम करीब 5 बजे घटनास्थल से थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक मंदिर में, जहां एक विशाल बाहुबली की मूर्ति थी, उसके सीढ़ियों पर एक आदमी बैठा नजर आया। उसकी हरकतें कुछ अजीब थीं, ऐसी कि देखने वाला उसे मानसिक रूप से अस्थिर समझ सकता था। इसी दौरान गांव के 5 लोग वहां पहुंचे। जैसे ही वह आदमी उन्हें देखता है, वह अचानक भागने लगता है। ग्रामीण उसे पकड़ लेते हैं, जमकर पीटते हैं और फिर घसीटते हुए पुलिस के पास ले जाते हैं। उनका दावा था, देखिए, हमने आपका काम आसान कर दिया। यही है संतोष, यही है वह कातिल, वही रेपिस्ट जिसने सौजन्या के साथ दरिंदगी की। पुलिस ने बिना जांच, बैकग्राउंड चेक या सबूत जुटाए संतोष को गिरफ्तार कर लिया। असल में संतोष कर्नाटक के ही एक कस्बे श्रृंगेरी का रहने वाला था। उसके पिता एक शिक्षक थे और मां गृहिणी। बचपन से ही और खासकर किशोरावस्था में आने के बाद उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। उसका इलाज चल रहा था, लेकिन हालत पूरी तरह नहीं सुधरी। बाद में जब वह नौकरी करने लगा तो मानसिक परेशानियों के कारण काम में ठीक से टिक नहीं पाया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इस झटके के बाद वह और गहरे अवसाद में चला गया और मानसिक रूप से बेहद अस्थिर हो गया। धीरे धीरे वह जगह जगह भटकने लगा। इसी तरह भटकते भटकते 9 अक्टूबर को वह धर्मस्थल में स्थित बाहुबली की विशाल मूर्ति के पास पहुंचा। वहां भूख लगने पर वह पास के एक मंदिर में खाने के लिए गया। संतोष की बात आगे बढ़ाने से पहले हमें सौजन्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। इस रिपोर्ट में सौजन्या के गले पर 7 इंच का स्ट्रैंगुलेशन मार्क मिला, जो कॉलेज आईडी कार्ड के नायलॉन स्ट्रैप से बना था। शरीर पर चोट, घाव और टॉर्चर के निशान थे, लेकिन पोस्टमार्टम डिम लाइट में हुआ और वीडियोग्राफी नहीं की गई, जो गंभीर मामलों में जरूरी है। तीसरा सैंपल नहीं भेजा गया, जिससे टॉक्सिक पदार्थ या सेडेटिव की मौजूदगी का पता नहीं चला। फॉरेंसिक सैंपल, बाल, सीमन, फिंगरप्रिंट 10 अक्टूबर को मिले, लेकिन इंस्पेक्टर योगेश कुमार ने इन्हें 8 दिन बाद 18 अक्टूबर को लैब भेजा। सैंपल डिग्रेड हो चुके थे, जिससे डीएनए प्रोफाइलिंग, सीमन विश्लेषण या फिंगरप्रिंट तुलना संभव नहीं रही। पुलिस ने लैब से कहा, ये संतोष के हैं, बस कंफर्म करें, जो निष्पक्षता की कमी दिखाता है। पुलिस ने संतोष की पीठ पर स्क्रैच मार्क्स को सौजन्या के नाखूनों से जोड़ा, लेकिन फॉरेंसिक जांच में सौजन्या के नाखूनों का डीएनए संतोष से मेल नहीं खाता था। संतोष के कपड़ों, जूतों या शरीर पर घटनास्थल की मिट्टी नहीं मिली। मेडिकल रिकॉर्ड दिखाते थे कि संतोष को फिमोसिस था, जिसके कारण वह यौन संबंध बनाने में असमर्थ था। फिर भी पुलिस ने उसे रेपिस्ट और मर्डरर ठहराया। इंस्पेक्टर योगेश कुमार ने सौजन्या की मां से उसका अंडरगारमेंट लिया, जिसे बाद में जंगल में मिला और सबूत के तौर पर पेश किया गया। यह प्लांटेड सबूत था। माता पिता को शक हुआ कि संतोष मोहरा है और असली अपराधी वे 5 लोग हो सकते हैं जिन्होंने उसे पकड़ा, लेकिन पुलिस ने इन 5 की जांच नहीं की। संयोगवश जब इन 5 लोगों की सच्चाई सबके सामने आई तो पूरा गांव और सौजन्या का परिवार यह मानने को तैयार ही नहीं था कि संतोष राव ही सौजन्या का हत्यारा है। जिन 3 लोगों ने खासकर संतोष राव को पुलिस हवाले किया, वे तीनों धर्मस्थला के उसी मंदिर और उसी ट्रस्ट के जागीरदार के सगे भतीजे, रिश्तेदार और करीबी दोस्त थे। इनमें से 2 में से एक उस मंदिर में नौकरी करता था और दूसरे साक्षी के पिता वहां नौकरी करते थे। सारे सबूत उस जागीरदार परिवार की ओर इशारा कर रहे थे और ये तीनों उससे जुड़े हुए थे। सबसे अहम बात यह है कि इन सभी मामलों के तार एक ही व्यक्ति से जुड़ते हैं। इसके बाद इस विषय पर सोशल मीडिया में खूब खबरें और रिपोर्ट्स आने लगीं, जिसके चलते जागीरदार ने कोर्ट में याचिका दायर की। 18 जुलाई को जज विजया कुमार रायबी ने धर्मस्थला मामले से जुड़े 800 से अधिक ऑनलाइन लिंक और वीडियो हटाने के लिए एक गैग ऑर्डर जारी किया था। इस गैग ऑर्डर को अगस्त की शुरुआत में हटा लिया गया,
जिसमें नए जज ने पिछले जज के गैग ऑर्डर के आधार पर सवाल उठाए। पत्रकारों और कार्यकर्ताओं ने खुलासा किया कि जज ने धर्मस्थला मंदिर द्वारा संचालित यानी जागीरदार के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई की थी और उस परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाली एक लॉ फर्म में वकील के रूप में काम किया था जो मंदिर का मालिक है। 4 अगस्त को जज ने खुद को इस मामले की कार्यवाही से अलग कर लिया। दबाव बढ़ने पर सरकार ने 2012 में केस सीआईडी को सौंपा गया। जब सीआईडी की टीम ने जाह्नवी का बयान दर्ज किया तो पुलिस की कहानी में पहली बार दरार दिखाई दी। सौजन्या की सहपाठी ने एक ऐसी जानकारी दी जो अब तक रिकॉर्ड में नहीं थी। उसके अनुसार दोपहर 1:15 पर जब वह कॉलेज जा रही थी, उसने कॉलेज के बाहर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। उस समय बारिश हो रही थी। वे दोनों आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे और कह रहे थे, आज मौसम खराब है, काम नहीं हो पाएगा, अब क्या करें। सहेली ने दावा किया कि ये वही 2 लोग थे जो बाद में उस 5 लोगों के समूह में शामिल थे जिन्होंने संतोष को पीटकर पुलिस के हवाले किया था। इससे शक की सुई सीधे उस समूह की ओर मुड़ गई। सीआईडी को लगा कि शायद पुलिस ने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। इसके बाद उन 5 को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन पूछताछ में कहानी पूरी तरह पलट गई। पहला व्यक्ति, जो एक बड़े राजनीतिक और प्रभावशाली परिवार का करीबी था, ने पासपोर्ट और टिकट दिखाते हुए कहा, मैं तो उस दिन न्यूयॉर्क में था। बाकी 4 ने भी अपने अपने अलीबाई पेश कर दिए। कोई किसी दूर के शहर में था तो कोई किसी अन्य राज्य में। उनके कागजात और टाइमलाइन इतने सटीक थे कि सीआईडी के पास उन्हें छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 1 महीने की गहन जांच के बाद सीआईडी चीफ बिपिन गोपाल कृष्णा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, हमारे पास संतोष के खिलाफ 10 से 12 पुख्ता सबूत हैं। वही असली आरोपी है। उन 5 लोगों का इस केस से कोई संबंध नहीं है। सौजन्या का परिवार और संतोष की डिफेंस टीम ने कोर्ट में जांच की खामियां उजागर की, जिसमें उन्होंने बताया कि पहली गलती, पुलिस ने तुरंत जांच शुरू नहीं की। सौजन्या के गायब होने की शिकायत के बावजूद उन्होंने अगले दिन तक इंतजार करने को कहा, जिससे महत्वपूर्ण समय बर्बाद हुआ। सेकंड मिस्टेक, क्राइम सीन को ठीक से सील नहीं किया गया, न ही फॉरेंसिक तरीके से दर्ज किया गया। बारिश के बावजूद सौजन्या की लाश, कपड़े और बैग सूखे थे, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया और न ही केस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। स्निफर डॉग्स नहीं बुलाए गए जो गंध का पीछा कर सुराग दे सकते थे। लेटेंट फिंगरप्रिंट्स तुरंत इकट्ठा नहीं किए गए, न ही फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। थर्ड मिस्टेक, पुलिस ने संतोष को बिना ठोस सबूत, बैकग्राउंड जांच या गवाहों की पुष्टि के गिरफ्तार किया। 5 लोगों के दावे पर भरोसा किया जिन्होंने संतोष को पीटा और सौंपा बिना उनकी विश्वसनीयता जांचे। फोर्थ फर्स्ट मिस्टेक, डिम लाइट में पोस्टमार्टम और वीडियोग्राफी न करना गंभीर नियम उल्लंघन था। विसरा विश्लेषण न भेजने से टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट नहीं बनी जो अपराध की प्रकृति समझने में मदद कर सकती थी। फिफ्थ मिस्टेक, सैंपल 62 घंटे में लैब भेजने चाहिए थे, लेकिन 8 दिन बाद भेजे गए, जिससे सबूत बेकार हो गए। पुलिस ने पहले से मान लिया कि संतोष अपराधी है और सबूतों को उसी दिशा में ढाला। सिक्स्थ मिस्टेक, संतोष की फिमोसिस कंडीशन को नजरअंदाज किया गया जो पुलिस की रेप थ्योरी को खारिज करती थी। सौजन्या के नाखूनों से मिला डीएनए 2 अज्ञात लोगों का था, लेकिन इसकी जांच नहीं की गई। सेवेंथ मिस्टेक, अंडरगारमेंट को प्लांटेड सबूत के रूप में इस्तेमाल किया गया। 5 लोगों की विश्वसनीयता या उनके अलीबाई, जैसे एक का न्यूयॉर्क में होने का दावा, की जांच नहीं की गई। 8वीं गलती, सीआईडी ने शुरू में 5 लोगों पर शक जताया, लेकिन दबाव में संतोष को दोषी ठहराया। सीबीआई ने भी वही कहानी दोहराई, बिना सेल टावर डेटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स या फोन लोकेशन का फॉरेंसिक कंपैरिजन किए। 9th मिस्टेक, एक व्यक्ति को 2 अलग तारीखों पर पहली बार आने का दावा रिकॉर्ड में फेरबदल दिखाता है। नारायण यमुना केस में भी कोई ठोस डीएनए एविडेंस नहीं था और सैंपल डिग्रेड हो चुके थे। 10th मिस्टेक, पुलिस, सीआईडी और सीबीआई ने निष्पक्ष जांच नहीं की, असली अपराधियों को बचाने की कोशिश की। 400 से ज्यादा अनसॉल्व्ड केस, जिनमें 95 औरतें धर्मस्थला में सवाल उठाते हैं। कोई सेल टावर डेटा एनालिसिस नहीं हुआ। संतोष की पीठ पर निशान 5 पुरुषों की मारपीट से थे, न कि सौजन्या के नाखूनों से। ट्रेस एविडेंस में संतोष से कोई मैच नहीं। चेन ऑफ कस्टडी ब्रेक से सैंपल बेकार हो गए।
इन सबूतों के आधार पर 16 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने संतोष को बाइज्जत बरी किया। कहा कि तीनों एजेंसियों ने गंभीर चूक की। सौजन्या केस में पुलिस की लापरवाही और सबूतों की हेराफेरी ने एक निर्दोष को 11 साल जेल में रखा। क्राइम सीन की अनदेखी, फोरेंसिक लापरवाही और प्लांटेड सबूतों ने जांच को गलत दिशा में मोड़ा। सीआईडी और सीबीआई भी दबाव में संतोष को दोषी ठहराने में लगी रही। 13 साल बाद भी सौजन्या का असली हत्यारा कौन था वह? इन हत्याओं को समझने के लिए हमें सबसे पहले हुई घटना के बारे में जानना होगा। वेलकम टू क्राइम शास्त्र। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक जगह है बेलथमघड़ी। यहीं पर मशहूर धर्मस्थला मंदिर स्थित है। पहले इस जगह को कुडुमा कहा जाता था। उस समय यह बस एक छोटा सा गांव था, लेकिन वक्त के साथ अब यह एक बड़े कस्बे में बदल चुका है। धर्मस्थला मंदिर में भगवान मंजुनाथ की पूजा होती है, जिन्हें भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह मंदिर हिंदू आस्था का केंद्र तो है, लेकिन इसका मालिकाना हक एक जैन परिवार के पास है। यह थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसके पीछे की कहानी यह है कि करीब 800 साल पहले एक जैन दंपत्ति बिरमन्ना पेंगड़े और उनकी पत्नी अम्मू बल्लाल थी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और यहाँ शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। तब से लेकर आज तक मंदिर की देखरेख और मैनेजमेंट वही परिवार करता आ रहा है, जिसे अब हम हेगड़े परिवार के नाम से जानते हैं। मालिकाना हक भले ही हेगड़े परिवार के पास हो, लेकिन पूजा पाठ का जिम्मा हिंदू माध्व वैष्णव ब्राह्मण पुजारियों के हाथ में है। लेकिन यहां यह साफ करना जरूरी है कि धर्मस्थला में जो हालिया हत्याएं और घटनाएं हुई हैं, उनका मंदिर या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये घटनाएं शहर कस्बे में घटी हैं, न कि मंदिर परिसर में। चूंकि धर्मस्थला मंदिर प्रसिद्ध है, इसलिए कई लोग इन घटनाओं को मंदिर से जोड़कर धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन हत्याओं को समझने के लिए हमें सबसे पहले हुई घटना के बारे में जानना होगा। धर्मस्थला 1979 का साल। इस छोटे से कस्बे में वेदवली नाम की एक कॉलेज टीचर की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। वह स्थानीय कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती थी और अपनी प्रतिभा और मेहनत के लिए जानी जाती थी। कॉलेज में उनकी इज्जत थी, उनका रुतबा था, लेकिन जब प्रिंसिपल चुनने की बारी आई तो मैनेजमेंट ने उन्हें दरकिनार कर उनकी जूनियर को वह पद दे दिया, केवल इसलिए कि वह उनकी जाति से थी। यह फैसला वेदवली के लिए एक झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वेदवली ने अपने हक के लिए लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कोर्ट में अपील दायर की और एक ऐसे वकील को चुना जो पहले मैनेजमेंट के लिए काम कर चुका था, लेकिन जिसने इस मामले में पूरी निष्पक्षता दिखाई। उनकी मेहनत रंग लाई। वेदवली ने केस जीत लिया। यह जीत सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ एक तमाचा थी जो मैनेजमेंट ने किया था। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जीत के महज 3 महीने बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे कस्बे को हिलाकर रख दिया। 4 अप्रैल 1979 का दिन था। वेदवली के पति डॉक्टर हराले, जो एक सरकारी डॉक्टर थे, उस दिन तालुका बोर्ड अस्पताल एक समारोह में शामिल होने गए थे। उनका प्लान था कि लौटने के बाद वह और वेदवली अपने बच्चों से मिलने पनम्बूर जाएंगे, लेकिन जब वह दोपहर को घर लौटे तो कुछ गड़बड़ लगा। घर का सामान बिखरा हुआ था, जैसे कोई जबरदस्ती घुसा हो। उन्होंने पूरे घर में वेदवली को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। आखिरकार जब वह बाथरूम में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। वहां वेदवली की लाश थी, पूरी तरह जली हुई, उनके ही घर के बाथरूम में। डॉक्टर हराले, जो खुद एक अनुभवी चिकित्सक थे, उस भयावह दृश्य को देखकर सदमे में थे, लेकिन उनकी मेडिकल समझ ने उन्हें तुरंत कुछ साफ किया। यह कोई हादसा नहीं था। वेदवली को केरोसिन से जलाया गया था और यह साफ तौर पर एक हत्या थी। हराले ने अपनी पत्नी के लिए इंसाफ की लड़ाई शुरू की। दशकों तक उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इंसाफ की मांग की, लेकिन वह रिपोर्ट उन्हें कभी नहीं मिली। सालों तक वह इस केस को उठाते रहे, हर दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन इंसाफ उनकी पहुंच से दूर ही रहा। आज भी वेदवली का यह केस अनसुलझा है। एक ऐसी कहानी जो धर्मस्थला के उस कॉलेज, उस मैनेजमेंट और उस समाज पर सवाल उठाती है, जहां हक की लड़ाई की इतनी भयानक कीमत चुकानी पड़ी। वेदवली घटना के कुछ सालों बाद 22 दिसंबर 1986, एक साधारण सा दिन। बोलियार की रहने वाली पद्मलता, एक होनहार पीयूसी साइंस की छात्रा, उजिरे के एसडीएम में पढ़ाई करती थी। उसकी जिंदगी एक तयशुदा रास्ते पर चल रही थी। हर सुबह वह अपने घर से जीप पकड़ती, धर्मस्थला पहुंचती और फिर वहां से बस लेकर उजिरे के अपने कॉलेज।
उस दिन भी सब कुछ वैसा ही था, सिवाय इसके कि यह दिन उसके कॉलेज का वार्षिक उत्सव था। 3 दिन का यह समारोह शुरू होने वाला था और 22 दिसंबर उसका पहला दिन था। पद्मलता सुबह कॉलेज पहुंची, उत्सव की चमक धमक में शामिल हुई। दिन खत्म हुआ और वह अपने रोज के रास्ते पर निकल पड़ी, उजिरे से बस लेकर धर्मस्थला। उस बस में उसका एक रिश्तेदार भी था, जिसने बाद में बताया कि उसने पद्मलता को धर्मस्थला बस स्टॉप पर उतरते देखा, लेकिन उसके बाद जैसे वह हवा में गायब हो गई। न कोई सुराग, न कोई गवाह। पद्मलता बस लापता थी। 1986 का वह दौर, न मोबाइल न ट्रैकिंग की सुविधा। परिवार परेशान, आस पड़ोस में हलचल, लेकिन पद्मलता का कहीं पता नहीं चला। लोग ढूंढते रहे, उम्मीदें टूटती रहीं। फिर 2 महीने बाद फरवरी 1987 में नेत्रावती और गुरुपुर नदियों के बीच बहने वाली नेरिया नहर के किनारे एक मछुआरे की नजर पड़ी। एक सड़ी गली लाश। हालत इतनी खराब थी कि देखकर ही रूह कांप जाए। हाथ पैर बंधे हुए, कपड़े फटे हुए और शरीर पर हिंसा के साफ निशान। यह कोई हादसा नहीं था, यह एक क्रूर हत्या थी। लाश के पास एक रिस्टवॉच थी जो अब रुक चुकी थी। फटे कपड़ों और उस घड़ी से परिवार ने पहचान की, यह उनकी पद्मलता थी। दिल दहला देने वाली यह सच्चाई सामने आई, लेकिन सवाल अब भी अनसुलझे थे। कौन था इसके पीछे? क्यों हुआ यह सब? पुलिस ने एक केस दर्ज किया, लेकिन वह फाइल धूल खाती रही। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर आता है साल 2003। 17 साल बाद धर्मस्थला फिर एक अनसुलझी कहानी का गवाह बना। अनन्या भट्ट, एक 18 साल की जीवंत और महत्वाकांक्षी लड़की जो MBBS की प्रथम वर्ष की छात्रा थी, अपने दोस्तों के साथ धर्मस्थला घूमने आई थी। यह एक खुशी का ट्रिप था, नई जगह, नया उत्साह। लेकिन वह दिन जो हंसी मजाक से शुरू हुआ, जल्द ही एक भयानक रहस्य में बदल गया। अनन्या भट्ट, उसके दोस्त घूमते घामते एक जगह रुके। दोस्त शॉपिंग के लिए आगे बढ़ गए। अनन्या भट्ट ने वहां रुककर थोड़ा सुस्ताने का फैसला किया। वह एक जगह बैठ गई, शायद पल भर की शांति के लिए। लेकिन जब दोस्त लौटे, अन्या वहां नहीं थी। उन्होंने उसे ढूंढा, आसपास पूछताछ की, हर कोने को छाना, लेकिन अन्या जैसे हवा में गायब हो गई थी। उसका कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद यह खबर अन्या की मां सुजाता भट्ट तक पहुंची। सुजाता कोलकाता में CBI की स्टेनोग्राफर थी। बेटी के गायब होने की खबर ने उन्हें तोड़ दिया, लेकिन वह हारी नहीं। 2 दिन की भागदौड़ के बाद वह धर्मस्थला पहुंची और बेटी की तलाश शुरू की। लेकिन इस तलाश में जो हुआ वह किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। सुजाता को पता चला कि अन्या जहां बैठी थी वहां 3-4 लोग आए थे। उन्होंने स्थानीय लोगों को डराया धमकाया और सुजाता को साफ चेतावनी दी, अपनी बेटी को भूल जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। सुजाता एक मां थी। अपनी इकलौती बेटी के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। उन्होंने धमकियों को नजरअंदाज किया और तलाश जारी रखी। लेकिन फिर एक रात उनकी दुनिया उजड़ गई। सुजाता का आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। उनके हाथ पैर बांधे गए, उन पर बेरहमी से हमला हुआ, मारपीट, हिंसा और सिर पर प्रहार। सुजाता बेहोश हो गई और कोमा में चली गई। जब उनकी आंखें खुली तो वह जून 2003 था। वह धर्मस्थला में नहीं थी, वह बैंगलोर के विल्सन गार्डन में एक निजी अस्पताल में थी, जहां वह 1 महीने तक कोमा में रही। लेकिन इस सब के बावजूद सुजाता ने हार नहीं मानी। अपनी बेटी और अपने साथ हुए जुल्म के लिए इंसाफ की लड़ाई जारी रखी। सालों बीत गए, लेकिन न अन्या का कोई सुराग मिला, न ही सुजाता को इंसाफ। यह केस भी धर्मस्थला की उन अनसुलझी कहानियों में शुमार हो गया जो सवालों के साथ चुपके से दफन हो गई। इन सभी घटनाओं के बाद एक और केस सामने आता है। दरअसल बात यूं है कि धर्मस्थला का विशाल मंदिर, जहां पीढ़ियों से नारायण की तरह उनके खानदान ने हाथियों की देखभाल की थी, ये महावत मंदिर के लिए सिर्फ सेवक नहीं बल्कि उसकी शान थे। नारायण के पिता की मेहनत और निष्ठा को देखते हुए मंदिर के संस्थापक ने उन्हें एक जमीन उपहार में दी थी। समय बीता, नारायण के पिता और वह संस्थापक दोनों दुनिया से चले गए, लेकिन वह जमीन नारायण की विरासत बन गई। यह उनके खून पसीने की कमाई थी, उनके परिवार का गौरव। लेकिन कहानी तब पलटी। एक नया हाईवे उस जमीन के पास से गुजरने वाला था, जिससे उसकी कीमत आसमान छूने वाली थी। जिनके पूर्वजों ने जमीन दी थी, उनका लालच जागा। उन्होंने नारायण से जमीन वापस मांग ली। नारायण ने साफ मना कर दिया, यह उनकी विरासत थी, वह क्यों छोड़ते। जवाब में जिनके पूर्वजों ने जमीन दी थी, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई।
नारायण के घर की बिजली पानी काट दिया गया। गुंडों से उनकी पत्नी और बच्चों को डराया धमकाया गया। रोज नई नई यातनाएं दी गईं। आखिरकार तंग आकर नारायण की पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई। घर में अब सिर्फ नारायण और उनकी 45 साल की बहन यमुना बचे। 21 सितंबर 2012 की काली रात कुछ लोग नारायण के घर में घुसे। वह दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। नारायण के सामने उनकी बहन यमुना के साथ बलात्कार किया गया। फिर पत्थर से सिर कुचलकर दोनों को बेरहमी से मार डाला गया। घर को तहस नहस कर दिया गया ताकि यह एक साधारण लूटपाट का मामला लगे, और ठीक वैसा ही हुआ। पुलिस ने इसे लूट का केस बताकर फाइल बंद कर दी। सच को दबा दिया गया और झूठ को कानून की मोहर मिल गई। आज उस जमीन पर एक होटल खड़ा है जैसे नारायण और यमुना की चीखें कभी थीं ही नहीं। 21 सितंबर 2012 को हुई यमुना नारायण डबल मर्डर और रेप केस में पुलिस ने संतोष राय को आरोपी बनाया। संतोष राय की मानसिक बीमारी के मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद थे। फिर भी पुलिस ने दावा किया कि वह 20 सितंबर 2012 को पहली बार धर्मस्थला आया और उसी दिन उसने यह जघन्य अपराध कर दिया। अब बात करते हैं सौजन्या केस की। पुलिस का आधिकारिक बयान था कि 9 अक्टूबर 2012 को, यानी सौजन्या की लाश मिलने से एक दिन पहले, संतोष राय को क्राइम सीन के आसपास देखा गया। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में यह भी दर्ज है कि उसी संतोष राय को 21 सितंबर 2012 के यमुना नारायण डबल मर्डर केस में भी आरोपी बनाया गया था। दोनों मामलों में पुलिस ने एक जैसी कहानी पेश की कि संतोष राय पहली बार धर्मस्थला आया और अपराध कर दिया। यहां सवाल उठता है कि एक ही व्यक्ति को दो अलग अलग मामलों में एक ही तरह की कहानी के साथ कैसे आरोपी बनाया गया, जबकि उसकी मानसिक स्थिति पर पहले से सवाल उठ चुके थे। इन सभी केसों में ब्रेक थ्रू तब मिला जब धर्मस्थल की उन अनसुलझी कहानियों में एक गवाह सामने आया, जिसे हम इस वीडियो में विल्सन ब्लोअर कहेंगे। दरअसल बात यूं है कि 22 जून 2025 को बेंगलोर के डू वकील ओजस्वी गौड़ा और सचिन एस देशपांडे के पास एक अनजान शख्स, जिसे विल्सन ब्लोअर कहेंगे ताकि उसकी पहचान छुपाई जाए, मिलने आया। उस व्हिस्ल ब्लोअर ने खुलासा किया कि धर्मस्थला में हुई हत्याओं और मास बर्लियल्स के बारे में वह जानता है, और उसने यह दावा किया कि उसी ने उन्हें दफनाया है। लेकिन वकीलों को उस पर भरोसा नहीं हुआ। फिर उसने एक बैग में से खोपड़ी और कंकाल के अवशेष बताए। फिर उसकी सारी सच्चाई जानकर उन्होंने एक पत्र जारी किया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें बताया गया कि व्हिस्ल ब्लोअर ने यह भी दावा किया कि उसने 1995 से 2014 तक धर्मस्थला मंदिर में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हुए सुपरवाइजरों के दबाव में 100 से अधिक शव, ज्यादातर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के, दफनाए। शवों पर कपड़े नहीं थे और उनमें मारपीट, यौन शोषण, स्ट्रैंगुलेशन के निशान और गहरे जख्म थे। उसने आत्मसमर्पण करने और दफन स्थानों को उजागर करने की इच्छा जताई क्योंकि वह अपराध के बोझ से मुक्त होना चाहता था। फिर 3 जुलाई को 48 वर्षीय नकाबपोश इन्फॉर्मर के साथ वकील एसपी से मिले और सबूत के तौर पर खोपड़ी और कंकाल के अवशेष को सौंपा, जिससे मामला कानूनी जांच के दायरे में आया। फिर पुलिस के सामने उसने 2010 की एक घटना बताई, जब कल्हेरी के पास एक पेट्रोल पंप से 500 मीटर दूर 12 से 15 साल की लड़की का शव मिला, जो स्कूल यूनिफॉर्म में थी, लेकिन स्कर्ट गायब थी। गले पर स्ट्रैंगुलेशन के निशान थे। सुपरवाइजर ने शव और स्कूल बैग को गड्ढे में दफनाने का आदेश दिया, साथ ही परिवार को खत्म करने की धमकी दी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने कहा कि यह सब उसने अपने सुपरवाइजरों के दबाव में किया था। प्रशासन के लोग उसे लगातार प्रेशराइज करते थे, इसलिए उसने इतने सालों तक यह भयानक काम किया। एक अन्य घटना में 20 से 22 साल की महिला की लाश मिली, जिसका चेहरा एसिड से जलाया गया था। सुपरवाइजर ने उसे अखबार में लपेटकर चप्पलें और अवशेष डीजल से जलाने को कहा ताकि कोई सबूत न बचे। उसने बताया कि ऐसे कई मौके आए जब उसे बॉडी को पूरी तरह जलाने के लिए कहा गया ताकि कोई भी ट्रेस न रहे। 1995 से 2014 तक यह खौफनाक सिलसिला चला, जैसा कि सैनिटेशन वर्कर व्हिस्ल ब्लोअर ने पुलिस और वकीलों को बताया। दिसंबर 2014 में सुपरवाइजर के परिचित ने उसकी रिश्तेदार लड़की की हत्या की और उसे शव दफनाने का आदेश मिला। इस घटना के बाद उसने परिवार के साथ वहां से भागने का फैसला किया। वह पड़ोसी राज्यों में छुपता रहा और कई जगहों पर गया ताकि दुश्मन उसे न ढूंढ सकें। 2014 से फरार रहने के बाद व्हिस्ल ब्लोअर 2025 में सामने आया। उसने पुलिस को बताया कि गिल्ट की भावना के कारण वह अब सच उजागर करना चाहता है,
क्योंकि उसने कई मासूम लोगों की मौत देखी और उनकी आत्माओं को न्याय चाहिए। वकीलों ने पुलिस को खोपड़ी और कंकाल के अवशेष सौंपे ताकि गहन जांच हो सके। 4 जुलाई 2025 को धर्मस्थला पुलिस ने बीएनएस सेक्शन 211 ए के तहत केस दर्ज किया। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई और लोग व्हिस्लर ब्लोअर की पहचान खोजने लगे की मांग की, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। 10 जुलाई 2025 को विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के तहत उसे पुलिस सुरक्षा दी गई। 11 जुलाई 2025 को बेलथंगड़ी कोर्ट में व्हिस्लर ब्लोअर अपने वकीलों के साथ पेश हुआ। काले रंग के कपड़ों और मास्क में था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं, जिन पर पारदर्शी पट्टियां थीं, क्योंकि उसकी पहचान छुपाना जरूरी था। उसने कोर्ट में रिकॉर्डेड बयान और कंकाल के अवशेष, जिनमें खोपड़ी और हड्डियां थीं, सौंपे। उसने कहा कि वह ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ या किसी भी जांच के लिए तैयार है। व्हिस्लर ब्लोअर ने 50 साइट्स की जानकारी दी जो नेत्रवती नदी, हाईवे और धर्मस्थला इलाके के आसपास थीं। वह जांच टीम को इन स्थानों पर ले जाना चाहता था ताकि शवों को निकाला जा सके और जांच ईमानदारी से आगे बढ़े। खबरें फैलने पर जनता का गुस्सा बढ़ा और मीडिया का ध्यान इस केस पर केंद्रित हो गया। 14 जुलाई 2025 तक व्हिस्लर ब्लोअर की पहचान छुपाना जरूरी हो गया। सैनिटेशन वर्कर होने के बावजूद मीडिया और यूट्यूब पर उसका नाम, पहचान और जानकारी तेजी से लीक हो रही थी। स्थानीय स्तर पर लोग उसके क्रेडेंशियल्स उजागर कर रहे थे, जिससे उसकी सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया। 14 जुलाई 2025 को बेंगलोर के वकील ओजस्वी गौड़ा और सचिन देशपांडे के नेतृत्व में उनके डेलीगेशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र भेजा। पत्र में कहा गया कि उनके क्लाइंट, एक सैनिटेशन वर्कर की पहचान लीक हो रही है, जो चिंताजनक है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि धर्मस्थला क्षेत्र से 367 लोग, ज्यादातर महिलाएं, लापता हैं, जो एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है। कर्नाटक राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन नागलक्ष्मी चौधरी ने रम्या जी को पत्र लिखकर मांग की कि मामले की जांच के लिए स्वतंत्र वैज्ञानिक टीम नियुक्त की जाए। उन्होंने पिछले 2 दशकों में धर्मस्थला में महिलाओं की गुमशुदगी, हत्या और यौन हिंसा के मामलों की गहन जांच की मांग की, ताकि दोषियों को सजा मिले और न्याय सुनिश्चित हो। 19 जुलाई 2025 को कर्नाटक सरकार ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रोन्नव मोहंती के नेतृत्व में 24 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित की। 25 जुलाई को इस टीम ने स्थानीय पुलिस से संबंधित केस की फाइलें लेकर जांच शुरू की। 20 जुलाई को धर्मस्थला मंदिर प्रशासन ने बयान दिया कि SIT के गठन से उन्हें पारदर्शी जांच की उम्मीद है और वे इसका समर्थन करते हैं ताकि सच सामने आए। 25 से 28 जुलाई 2025 तक नकाबपोश सैनिटेशन वर्कर के साथ 13 दफन साइट्स की मैपिंग और खोदाई की योजना बनाई गई। 28 जुलाई को व्हिस्लर ब्लोअर और SIT नेत्रवती नदी के पास बटिंग घाट पहुंचे, जहां उसने उन 13 साइट्स की पहचान कराई। 8 साइट्स 1, 2 और 8 सहित नेत्रवती नदी के किनारे थीं। 4 साइट्स 9, 10, 11 और 12 हाईवे के पास थीं और 13वीं साइट नेत्रवती नदी से आजाकुरी जाने वाली सड़क के बीच में थी। 29 जुलाई 2025 से खुदाई शुरू हुई, जिसमें तहसीलदार, सिविक वर्कर्स, फोरेंसिक विशेषज्ञ और अन्य अधिकारी शामिल थे। नकाबपोश व्हिस्लर ब्लोअर अपनी पहचान छुपाकर और सुरक्षा में साइट पर मौजूद था। पहली साइट नेत्रवती नदी के बटिंग घाट के पास घने जंगल में थी, जहां 15 फीट लंबे, 10 से 11 फीट चौड़े और 8 फीट गहरे क्षेत्र की JCB से खुदाई की गई, लेकिन शुरू में कोई मानव अवशेष नहीं मिले। साइट नंबर 1 की खुदाई में एक फटा लाल ब्लाउज, पैन कार्ड और ATM कार्ड मिला, जो घटनाओं की गंभीरता को दर्शाता था। व्हिस्लर ब्लोअर ने दावा किया कि 20 साल पहले उसने इस जगह 3 शव दफनाए थे, जिन्हें उसने कटीली झाड़ियों से चिन्हित किया था। हालांकि कोई कंकाल नहीं मिला। उसने बताया कि वहां पहले एक पिलर था, जो अब गायब है। पुलिस ने पैन कार्ड की जांच की, जो बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट मंगला तालुका के सुरेश का था। SIT ने सुरेश के परिवार से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि सुरेश का मार्च 2025 में जॉन्डिस से निधन हो चुका था और उसका अंतिम संस्कार गांव में हुआ था। सुरेश के पिता ने बताया कि ATM कार्ड उनकी पत्नी लक्ष्मी का है, जो जीवित हैं। उन्होंने कहा कि सुरेश शायद मृत्यु से पहले धर्मस्थला गया था, जहां उसका पैन कार्ड और सामान गिर गया होगा, लेकिन डेबिट कार्ड उनकी मां के पास था। 30 जुलाई 2025 को SIT ने विभिन्न साइटों के लिए अलग अलग टीमें बनाई और दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं साइटों पर खुदाई शुरू की।
मजदूरों, एसआईटी के 24 सदस्यों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी के बावजूद कोई हड्डियां या खोपड़ी नहीं मिली। मीडिया ने बताया कि केवल सुरेश का पैन कार्ड मिला, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। 31 जुलाई को छठी साइट नेत्रवती नदी के पास घने जंगल में की खुदाई हुई। सुबह 3 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया, जिसमें फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने 15 टूटी हुई हड्डियों के टुकड़े पाए, जो पुरुष के थे। यह पहला ठोस सबूत था, जिसे 5 साइटों में कुछ न मिलने के बाद एसआईटी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू माना गया। 1 अगस्त 2025 को सुबह 11:30 से जांच टीम ने 7वीं साइट पर खुदाई शुरू की। 6 फीट गहराई तक खोदने के बाद भी कोई मानव अवशेष नहीं मिला, इसलिए ऑपरेशन रोककर टीम ने लंच ब्रेक लिया। लंच के बाद 8वीं साइट पर खुदाई शुरू की गई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। प्रत्येक साइट पर 60 लोग थे, जिनमें 20 मजदूर और बाकी एसआईटी सदस्य व फॉरेंसिक विशेषज्ञ शामिल थे। जांच 3 अगस्त तक चली। तब तक 8 से 9 साइटों की खुदाई पूरी हो चुकी थी। बाकी 4 से 5 साइटों की जांच बाकी थी, जहां से अहम सुराग या अवशेष मिलने की उम्मीद थी। व्हिसल ब्लोअर के दावों के अनुसार धर्मशाला और आसपास के क्षेत्र में 1980 के दशक से अब तक 416 लोगों की अनचाही मौतें या गायब होने की घटनाएं हुई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। पुराने अनसुलझे मामलों जैसे पद्मलता केस पर चर्चा शुरू हो गई है। सुजाता भट्ट, जो सीबीआई में स्टेनोग्राफर थीं, और अनन्या भट्ट की मां थीं, की बेटी भी संभावित पीड़ित हो सकती है। व्हिसल ब्लोअर ने यह तथ्य सामने रखकर मामले की गंभीरता उजागर की और पुराने केसों की जांच की मांग की। यह क्षेत्र के छुपे रहस्यों को खोलने का पहला कदम है। हाल ही में वकील अनन्या घोड़ा, जो सफाई कर्मचारी के लिए केस लड़ रही है, ने बताया कि 1 अगस्त को पुलिस ने कर्मचारी को बुलाकर दबाव डाला, धमकाया और केस वापस लेने या किसी और पर आरोप लगाने को कहा। अनन्या घोड़ा ने पुलिस ऑफिसर को जांच से हटाने की मांग की। यह ऑफिसर एसआईटी का हिस्सा नहीं था, फिर भी उसने दबाव डाला। एक और व्हिसल ब्लोअर जैन, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इस क्षेत्र में मिसिंग लोगों की तलाश कर रहे हैं, सामने आए। उन्होंने दावा किया कि कई सबूत पहले ही नष्ट कर दिए गए। जैन लंबे समय से पुलिस अधिकारियों और सरकार के संपर्क में थे, लेकिन अहम सबूतों को मिटा दिया गया। ये खबरें केस को जटिल और गंभीर बना रही हैं। एसआईटी ने जांच को नए स्तर पर ले जाने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) का उपयोग शुरू किया, ताकि जमीन के अंदर दबे अवशेषों या वस्तुओं की सटीक लोकेशन मिल सके। पुलिस पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रही है, लेकिन 2016 तक धर्मशाला में कोई पुलिस स्टेशन नहीं होने से आधिकारिक रिकॉर्ड सीमित और बिखरे हुए हैं। नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के मिसिंग पर्सन्स डेटा की जांच की जा रही है। यदि स्केलेटल रिमेन्स मिलते हैं तो डीएनए एक्सट्रैक्शन संभव है, लेकिन दशकों पुरानी हड्डियों से पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि जैविक सबूत समय के साथ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सिर्फ हड्डियों के आधार पर घटना साबित करना जांच टीम के लिए बड़ा चैलेंज है। एसआईटी ने मैंगलोर में हेल्पलाइन शुरू की, ताकि धर्मशाला क्षेत्र में गायब लोगों के रिश्तेदार या परिचित जानकारी साझा कर सकें। हेल्पलाइन पर मीडिया और लोगों के कॉल आ रहे हैं, ज्यादातर जांच की प्रगति पूछने के लिए, लेकिन किसी विशिष्ट केस की जानकारी नहीं मिली। एसआईटी में 24 सदस्य जांच कर रहे हैं। व्हिसल ब्लोअर संडेशन वर्कर और नकाबपोश के दावों के अनुसार यदि 100 से अधिक शव मिलते हैं तो केस जटिल हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक शव के लिए अलग केस बनाना होगा। जांच जारी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि यह पुराने अनसुलझे मामलों को सुलझा पाएगी या अनसुलझी रह जाएगी। समय ही बताएगा कि जांच कितनी सफल होगी। तथा सोशल मीडिया पर कुछ दावे और चर्चाएं सामने आई हैं। कुछ गवाहों के बयानों और कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में यह उल्लेख किया गया है कि इसमें मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग, किसी सुपरवाइजर या किसी गुट का नाम आ सकता है। हालांकि यह केवल संदेह और कनेक्शन भर है, इन्हें पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता। व्हिसल ब्लोअर ने भी इसी तरह की संभावना जताई है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। यह मामला फिलहाल जांच के अधीन है और इसकी सच्चाई एसआईटी की जांच और न्याय व्यवस्था ही तय करेगी। हम इन दावों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।